नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है समय का तमाचा। देखो माँ, मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि तुम चुपचाप से जैसे तुम्हारी दोनों बहुएं कहती हैं वैसे ही करती जाओ और अपनी बेटी को यहाँ की खबर मत देना। और हाँ, जो भी कागजात पर दस्तखत करने के लिए बोल रहा हूँ, शांति से दस्तखत कर दो, वरना अगर आपकी दोनों बहू आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो मेरे पास रोने मत आना। वैसे भी आपकी बेटी को किस चीज़ की कमी है जो हम अपनी संपत्ति में उसे हिस्सा देंगे? रमेश अपनी माँ सुनैना जी से कहता है। सुनैना जी बोली, पर बेटा, शहर वाली जो छोटी सी ज़मीन है वो तो तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी बहन नीलू की बेटी मीनू के लिए लिया था। वो हम तुम्हारे नाम कैसे कर सकते हैं? वो तो पहले से ही उसके नाम पर है। तभी सुनैना जी की बड़ी बहू अमिता आई और पीछे से उनके बाल खींचते हुए बोली, बुढ़िया, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझ। उस बित्ते भर की छोकरी को हम इतनी महंगी ज़मीन दे देंगे? उस ज़मीन की कीमत जानती भी हैं? उस ज़मीन को हम अपने नाम करवाने के लिए तुम्हारी बेटी तो बेटी, तुम्हें भी मरा हुआ घोषित कर सकते हैं। तो उसकी चिंता हम पे छोड़ और जितना तुमसे कहा जा रहा है बस उतना कर, समझी? सुनैना जी रोते हुए बोली, बहू, इतना बड़ा पाप मुझसे मत करवाओ। इससे अच्छा होता तुम्हारे ससुर जी के साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती। कहते कहते वो रोने लगी। तभी छोटी बहू रानी आई और सुनैना जी का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए बोली, अपने आप को क्या देवी समझती है? क्या तुझे कोई पाप नहीं हुआ? अरे, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे तो क्यों हमसे घर के काम करवाती थी? वह भी तो पाप है। और चिंता मत कीजिए, अगर आप ये साइन कर देंगी तो जैसे आज तक चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वादा करते हैं हम सब आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और आपकी बेटी को कानों कान इस बात की खबर नहीं चलेगी। ये राज राज ही रहेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बस करना आपको इतना है कि उनसे सारे रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म करने होंगे, तभी आप इस घर में चैन से रह पाएंगी। तो बताइए सासू माँ, आपको ये सौदा मंजूर है? रमेश बोला, मंजूर करना ही पड़ेगा, वरना जाए अपनी बेटी के पास, जाकर रहे वहाँ। ज़मीन और बाकी की प्रॉपर्टी तो वैसे भी हम अपने नाम करवा ही लेंगे। उसके बाद इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। याद रखना माँ, तुम्हारी बेटी की सास भी वहाँ उसके साथ रहती है। क्या वो तुम्हें अपने साथ रखेंगी? ऐसा ना हो कि दोनों का घर छूट जाए। अमिता सुनैना जी की पीठ सहलाते हुए बोली, देखिए माँ जी, हमें भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करने में अच्छा नहीं लग रहा। अब जब घी सीधी उंगली से निकल सकती है तो आप हमें उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप साइन कर दीजिए ना और रहिए ना इस घर में जैसे आज तक रहती आ रही हैं। अरे, इसमें आप बुरी नहीं बनेगी, सच्ची। आप तो बस अपना बुढ़ापा बेहतर बना रही हैं। इसमें आपकी बेटी को क्या बुरा लगेगा? उसे तो खुश होना चाहिए और जब वक्त आएगा हम उसे बता देंगे। चलिए, अब अच्छी सास बनकर साइन कर दीजिए। एक पल को सुनैना जी सोचने लगी कि सही तो कह रहे हैं बच्चे। अगर बेटी के ससुराल वालों ने उन्हें साथ रखने से मना कर दिया
और इन लोगों ने भी इन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी। तब तो दर दर भटकते हुए इन्हें भीख मांगना पड़ेगा। नहीं नहीं, इससे बेहतर है अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर उसे बेहतर बनाना ही समझदारी होगा। पर ये लोग बिना नीलू को बताए ये सब करेंगे कैसे। और आखिर सुनैना जी ने फैसला ले लिया और साइन कर दिया। कुछ महीना तक तो अपनी बेटी के फ़ोन को इग्नोर करती रही। बेटी समझती माँ व्यस्त है, पर सच्चाई तो कुछ और थी। आखिर क्या थी पूरी सच्चाई, ये तो सुनैना जी भी अभी तक जान नहीं पाई थी। तो चलिए इसके दूसरे तरफ के किरदारों पर चलते हैं। नीलू, तुम कहीं नहीं जाओगी, घर में रहो और अपना घर संभालो। मायके को यूं ही लोग पराया नहीं कहते हैं। तुम भूल रही हो कि तुम कई साल पहले ही वहाँ से विदा हो चुकी हो, पर तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो। अब बस इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मायके नहीं जाओगी, मतलब अब कभी नहीं जाओगी, मनोज अपनी पत्नी नीलू से कहता है। नीलू अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, क्यों मैं अपने मायके नहीं जा सकती? पहले तो आप खुद मुझे मेरे मायके छोड़ने जाया करते थे। आज तक तो कभी मना नहीं किया, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे मायके नहीं जाने देना चाहते? सुन रही हैं ना माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? कहते कहते नीलू उदास हो गई। वहीं खड़ी सुमन जी के लिए भी ये बड़ा अजीब था। अपने शांत स्वभाव बेटे को आज पहली बार अपनी पत्नी को रोकते टोकते हुए देखा। मनोज बोला, आज मैं माँ की भी नहीं सुनूंगा, मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा। मनोज के जवाब पर सुमन जी भी खामोश हो गई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि मनोज क्यों मना कर रहा है। मनोज अपने कमरे में चला गया तो नीलू उसके पीछे पीछे कमरे तक गई और बोलने लगी, याद भी है आपको कि मैं पिछली बार मायके कब गई थी? पापा के जाने के बाद कितने दिन हो गए मेरा जाना नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फ़ोन करके मुझे नहीं बुलाया, पर क्या फ़र्क पड़ता है तो वो मेरा मायका ही ना। भैया हैं, भाभी हैं, और तो और मेरी माँ भी है। फिर आप मुझे मायके जाने से क्यों इनकार कर रहे हैं? जब पापा थे तब तो आप कभी इनकार नहीं करते थे, फिर अब क्या हो गया? यहाँ तक कि उनके जाने के बाद भी आपने कभी मना नहीं किया था। मनोज गुस्से में चिल्ला कर बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है। अगर मैं कह रहा हूँ तो कोई तो कारण होगा ना। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। माँ भी तुम्हें कितना रोकती थी, पर तुम किसी की नहीं सुनती थी, बस बिना किसी के बुलाए मुंह उठाए चल जाती थी। अरे पास में मायका हो, इसका मतलब यह तो नहीं कि जब तक वहीं जाकर बैठ जाऊं। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर मनोज मुंह घुमाकर दूसरी तरफ सो गया। मनोज के चिल्लाने की आवाज़ सुमन जी के कमरे तक आ रही थी। सुमन जी याद करने लगी कि उन्होंने कभी नीलू को किसी बात के लिए नहीं टोका, पर हाँ, नीलू का बार बार मायके जाना उन्हें भी पसंद नहीं आता था, पर उसकी आदत सी हो गई थी। मायका पास में था तो हर सप्ताह चली जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुक कर आराम से आती थी। मनोज ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन इस बार, पहले सुमन जी कई बार उसे टोकती थी, बहू
ये क्या नियम बना रखा है तुमने? जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह बार बार मायके जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तू मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? नीलू एक कान से उनकी बात सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। सुमन जी मनोज को कहती तो मनोज भी हंसकर टाल देता और कहता, क्या माँ, आ भी ना। सुबह जाकर शाम को तो आ ही जाती है, फिर क्या दिक्कत है? क्यों मना करती हो? जाने दो उसे। माँ बाप को छोड़कर आई है, इतनी जल्दी रिश्ता कैसे टूट जाएगा? अब बेटे के इतना कहने पर सुमन जी भी चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। नीलू की बेटी मीनू पैदा हो गई। तब भी नीलू का यही हाल था। आज मीनू भी 4 साल की हो गई थी। अभी 9 महीने पहले जब नीलू के पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तभी नीलू कम से कम 15 से 20 दिन मायके रह कर आई थी। पिता के जाने के बाद हर महीने नीलू श्राद्ध का कहकर मायके चली जाती थी, तो मनोज भी उसके साथ जाता था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो और ना ही उसे यह महसूस हो कि उसका पति या उसके ससुराल वाले उसके दुख में शामिल नहीं हैं। लेकिन 6 महीने बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि मनोज उसे मायके जाने से मना कर दे रहा है? ये बात हर किसी के मन में सवाल खड़ा कर रहा था। यही सोचते सोचते सुमन जी की आंखें लग गई, क्योंकि मनोज ने उनसे भी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा कर रखी थी। जैसे एक पत्नी अपने पति के परिवार और उसकी इज्जत की रखवाली करती है और कुछ बातों को अपने माँ के अंदर दबा को रखती है, उसी तरह पत्नी की इज्जत भी तो पति की ही होती है। अब चाहे वो मायके की हो या उसके खुद के घर की। इधर सुबह सवेरे जब सब सो रहे थे, नीलू भी ना जाने क्या क्या सोच रही थी, क्योंकि कल रात से ही उसके दिमाग में तूफान मचा था और बड़बड़ा रही थी कि आजकल मम्मी भी फ़ोन पर ठीक से बात नहीं करती है। क्या पता दोनों भाभी उनको ठीक से रखती भी है या नहीं रखती है। ऊपर से इनका ऐसा व्यवहार, समझ में नहीं आता क्या करूं। सोचते सोचते नीलू जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, तो मन ही मन खुद ही निर्णय ले लिया और खड़ी हो गई। मनोज गहरी नींद में सो रहे थे, तो नीलू बोली, आज तो चाहे जो भी हो जाए, मैं मायके जा कर रहूँगी। आखिर मुझे अपनी माँ और दोनों भाई भाभियों से मिलने का हक है। यह मुझे इस तरह से रोक नहीं सकते और ना ही मायके जाने से मना कर सकते हैं। बोलते बोलते नीलू तैयार होने लगी और एक बैग में अपना सामान रख कर बाहर निकल गई। तब तक सुमन जी भी जाग चुकी थी और आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। बहू को तैयार होता देखकर सुमन जी बोली, बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? और वो भी इतनी सुबह सुबह? नीलू मुंह बनाते हुए बोली, हाँ मामी जी, मैं मायके जा रही हूँ। सुमन जी बोली, बहू, तुम मायके नहीं जाओगी? कल रात ही मनोज ने मना किया था तुम्हें, फिर तुम क्यों जा रही हो? अगर वो मना कर रहा है तो किसी कारण से कर रहा होगा। ऐसा मत करो बहू, क्यों घर में परेशानियों को न्योता दे रही हो? सुमन जी की बात सुनकर नीलू गुस्से में बोली, माँ जी, 6 महीने पहले मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा था। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं अपने मम्मी से मिल कर तो आ ही सकती हूँ ना। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ ना। बेटी हूँ उनकी, क्या इतना सा भी नहीं कर सकती?
यह मेरा हक नहीं है क्या? इतने दिन हो चुके हैं मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ न कुछ बहाना करके मना कर देते हो। ना जाने 6 महीने से मुझे आप लोग वहाँ जाने क्यों नहीं देते हो? आखिर कारण क्या है? खैर छोड़िए, जो भी कारण हो, पर मैं आज तो मायके जा कर ही रहूँगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कह देती हूँ। सुमन जी एक माँ की भांति कड़क हो गई और बोली, बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मनोज ने मना किया है ना, चुपचाप से घर पर रहो। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ इस तरह से बात करोगी। भूलो मत, मैं तुम्हारी सास हूँ, जिसने आज तक माँ बनकर ही तुम्हें प्यार दिया है। तो मेरी बात मानो और चुपचाप अपने कमरे में जाओ। सुबह सुबह फालतू का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। नीलू जीद पर अड़ गई और बोली, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि आज तो मैं मायके जा कर ही रहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इतना कहते हुए वो तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। सुमन जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। हार कर वो जल्दी जल्दी मनोज के कमरे में गई और बोली, मनोज उठो बेटा, देखो बहू ज़बरदस्ती मायके चली जा रही है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। मनोज बोला, अब चली गई है तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। माँ, मैं तो बस उसे दुख और तकलीफ़ से दूर रखना चाहता था, पर वो खुद ही आग में कूदना चाहती है तो इसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो सुमन जी बोली, आखिर बात क्या है बेटा? पहले तुम खुद उसे छोड़ने जाया करते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम उसे मायके नहीं जाने देते हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर बात क्या है, क्या हुआ है ऐसा? तो मनोज बोला, माँ अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, जब समय आएगा आपको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और सोचने लगा। इधर कुछ घंटे बाद नीलू अपने मायके पहुंची, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया पर माँ ने फ़ोन उठाया नहीं। भाई भाभी को भी फ़ोन लगाती रही पर उन लोगों ने फ़ोन काट दिया। नीलू बहुत परेशान थी कि आखिर बात क्या है। तभी वहीं पास में रहने वाले भोला चाचा जी की नज़र नीलू पर पड़ी और उसे आवाज़ लगा कर बोले, अरे नीलू बिटिया, वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर पर कोई नहीं है, वहाँ ताला लगा होगा। इधर आओ, हमारे पास आ जाओ, बहुत धूप है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चाचा जी की बात सुनकर नीलू उनके घर चली गई। जब वहाँ गई तो चाचा जी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे नीलू बेटा, आज तुम बहुत दिनों बाद आई, और बताओ बाल बच्चे कैसे हैं? और हाँ, तुम्हारी सास की तबीयत अब कैसी है? बड़ा दुख हुआ सुनकर, बताओ कैसी हैं वो? भोला चाचा की बात सुनकर नीलू हैरान हो गई और आश्चर्य में उन्हें देखते हुए बोली, क्या? मैं समझी नहीं। चाचा जी, आप क्या बोल रहे हैं? भोला चाचा नीलू को समझाते हुए बोले, अरे तेरी सास के बारे में पूछ रहा हूँ, जो आंगन में फिसल कर गिर गई थी ना, इसीलिए तो तू इतने दिनों से यहाँ नहीं आ रही थी। इसी बारे में पूछ रहा हूँ। अब तुम्हारी सास कैसी है, ठीक तो है ना? अब बेटा, तुम्हारे बाबूजी तो रहे नहीं, वरना उनसे हाल चाल ले लिया करता था। अब पड़ोसी होकर तुम्हारे घर जाता तो शायद तुम्हारे भाइयों को हमारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद मुझे लगता है
तुम्हारी माँ मजबूरी में ही सही पर बहुत बदल गई है। उनकी बात सुनकर नीलू हक्की बक्की रह गई और सोचने लगी, भला उसकी सास को कब चोट लगी और कब वो फिसल कर गिर गई थी। उसने कहा, चाचा जी, आपको किसने कहा कि मेरी सास को चोट लग गई है? भोला चाचा बोले, अरे तेरी चाची बता रही थी। सुनती हो कमला, ओ कमला, नीलू आई है। नीलू को हैरान देखकर कमला चाची बोली, अरे 6 महीने पहले जब श्राद्ध का सारा काम खत्म हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही तो तुम्हारे घर और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और उन पेपरों पर तुम्हारे भी साइन चाहिए थे। उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था कि तुम्हारी सास आंगन में फिसल कर गिर गई और उनके कमर में चोट आई है, इसीलिए तुम नहीं आ पाओगी। चाचा जी झट से बोले, हाँ हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नीलू पर वैसे ही काम का बोझ रहता है, ऐसे में वहाँ जाने से उसे और परेशानी होगी, इसीलिए हम नहीं आए बेटा। तुम्हारी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब हम अपनी बेटी के ससुराल ज़्यादा नहीं जाते हैं तो आप लोग जाकर क्या करेंगे? बेटियों के घर का पानी भी पीना मना है, क्या ये बात आप जानते नहीं? भौजाई की इस बात पर हमने अपने कदम रोक लिए थे। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? नीलू हैरानी से बोली। चाचा जी बोले, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? चाचा जी की बात सुनकर नीलू का दिमाग घूम गया। तभी चाची बोली, पर एक बार मुझे समझ में नहीं आई। नीलू, तुमने अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा क्यों छोड़ दिया? यहाँ तक कि वो ज़मीन भी तुमने लेने से इनकार कर दिया जो तुम्हारे बाबूजी ने ये कहकर ली थी कि ये मीनू के लिए है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपनी नातिन को कुछ देते, तुमने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अरे अपने पिता का आशीर्वाद समझकर ही ले लेती। तुमने ठीक नहीं किया बेटा। मानता हूँ तुम्हारा पति कमाता है, तुम्हें पैसों की कमी नहीं है, पर माँ बाप के आशीर्वाद का मोल वो संपत्ति नहीं लगा सकते। नीलू हैरान हक्की बक्की बस उनकी बातें सुन रही थी। तभी कमला चाची का बेटा किशोर घर के अंदर दाखिल हुआ और हैरानी से नीलू को देखने लगा। कमला चाची बोली, अरे किशोर, देखो नीलू आई है। हमेशा तो इसे देखकर तुम खूब खुश होते थे और तुम दोनों खूब हंसी मजाक भी करते थे। आखिर दोस्ती से बढ़कर भाई बहन जैसा तुम लोगों में प्रेम था, फिर आज चुपचाप क्यों खड़े हो? नीलू बोली, चाची जी मैं चलती हूँ, मीनू के आने का समय हो गया है। माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी और ये भी घर में है, बहुत सारा काम है। इतना कहकर नीलू वहाँ से बाहर आने लगी। अचानक किशोर बोला, रुको नीलू, मैं तुम्हें बाहर बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर किशोर उसके साथ बाहर निकल गया और दोनों वहाँ से पैदल ही बस स्टैंड के लिए निकल गए। चलते चलते किशोर ने कहा, नीलू तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे तो लगा था अब तुम मायके कभी नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा जो किया था, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई। क्या तुम्हें मनोज जी ने रोका नहीं? मुझे याद है मनोज जी उस दिन बहुत गुस्सा हुए थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई भाभी माँ सब से लड़कर भी गए थे। विश्वास नहीं होता, आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वाले ने तुम्हें मृत कैसे घोषित कर दिया और कहा तो कहा तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा कर ले आए। छी छी, बहुत गंदा काम किया उन लोगों ने। सच्ची कहा है किसी ने, बेटी जिस दिन माँ के मन से उतर जाए उस दिन वो सही,
मायने में पराई हो जाती है। फिर तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि चाची ने भी उनका साथ दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपनी ही बेटी को। कहते कहते किशोर चुप हो गया। किशोर की बात सुनकर नीलू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि किशोर बोला, हाँ याद आया, आज शायद ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए सब लोग गए होंगे, इसीलिए घर पर कोई नहीं है। नीलू बिल्कुल शांत हो गई थी। उसे सब समझ में आ रहा था कि आखिर मनोज उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहे थे, और इसीलिए आजकल उसकी माँ भी फ़ोन पर उससे बात नहीं करती थी। बस फ़ोन उठाते ही उन्हें फ़ोन रखने की बहुत जल्दी मची रहती थी। भाई भाभी तो गलती से भी फ़ोन नहीं उठाते थे, पर माँ, क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है? आखिर माँ नीलू से सच्चाई क्यों छुपाई? नीलू रोते हुए बोली, किशोर, बचपन से सुनती आ रही हूँ, पूत कपूत होते हैं पर माँ कुमाता नहीं होती। पर यहाँ तो मेरी माँ ने ही मेरा अस्तित्व मिटा दिया। कहते कहते वो रोने लगी। अचानक नीलू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने किशोर के सामने कहा, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार उसकी माँ ने फ़ोन भी उठा लिया और बोली, अरे नीलू बेटा, मैं अभी मंदिर आई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहकर वो फ़ोन रखने ही वाली थी कि नीलू ने कहा, मम्मी, मंदिर में हो ना, तो अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा ज़रूर करवा देना, क्योंकि अगर नहीं करवाओगी तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, और अगर गलती से मुक्ति मिल गई तो सोचो, बाबूजी के पास जाकर जब मैं ये सारी बात बताऊंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। सुनते ही कुछ पल के लिए नीलू की माँ सुनैना जी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ ही मौन हो गया तो उसकी माँ सुनैना जी बोली, देखो बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ। आखिर तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फ़ायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल वालों की हो जाएगी। आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में नेग तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो मेरे बेटे ही उठाएंगे। फिर जायदाद में तुम्हें हिस्सा देने का कोई मतलब नहीं बनता। आज के ज़माने के हिसाब से मुझे अपने आप को बदलना ही पड़ा। आखिर विधवा औरत हूँ, बेटे बहू का साथ नहीं दूंगी तो मेरा बोझ कौन उठाएगा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें दुख हुआ होगा, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं कुछ न कुछ ज़रूर दे दूँगी। नीलू गुस्से में बोली, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी? अरे एक बेटी जिस दिन माँ के मन से उतर जाए उस दिन वो पराया हो जाती है, और आपने मुझे पराया तो किया ही, साथ में इस दुनिया से मेरा अस्तित्व ही मिटा दिया। अगर मेरे भाई भाभी आपको ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहे थे तो आप एक बार मुझे कह कर देखती, मैं खुशी खुशी दस्तखत कर देती। पर आप लोगों ने तो जो किया वो मैं जीवन भर भूल नहीं सकती। इतना कहकर नीलू ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फूट फूट कर वो रोने लगी। किशोर उसे चुप कराने की नाकामयाब कोशिश करता रहा। तभी मनोज वहाँ आ गया। मनोज को देखकर नीलू उसके गले लगकर खूब रोई। मनोज बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं देना चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ़ कोर्ट में केस करूँगा।
भले तुम कुछ लो ना लो, पर ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, वरना इनको देखकर समाज के अन्य लोग भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा ही धोखाधड़ी करेंगे। नीलू रोते हुए बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की। कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूँगी जहाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए वहाँ मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। मेरे लिए तो मेरा पति, मेरी सास और मेरा परिवार ही काफ़ी है। वहीं खड़ा किशोर बोला, नहीं लीलू, भले ही तुम्हें कुछ नहीं लेना हो, परंतु उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर चाचा जी जिंदा होते तो वो भी यही करते। तुम अपना हिस्सा वृद्ध लोगों को या अनाथ बच्चियों को दे दो, पर उनके हिस्से में अपने पिता और अपनी बेटी का हिस्सा मत जाने दो। किशोर और मनोज ने नीलू को बहुत समझाया। आखिरकार नीलू को मनोज और किशोर की बात माननी पड़ी और मनोज के साथ वापस घर आ गई। धीरे धीरे समय बीता, नीलू को उसका हिस्सा मिला। नीलू ने इस वक्त वह हिस्सा अनाथ बच्चियों के नाम कर दिया और उस दिन के बाद कभी अपने मायके वालों की शक्ल नहीं देखी। उसकी माँ ने आकर उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नीलू ने हमेशा के लिए उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया और हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको नहीं जानती और कृपा करके दोबारा मेरी चौखट पर मत आना। मुझे बहुत दुख है कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, पर यहाँ आपकी बेटी नहीं रहती है। यहाँ सुमन जी की सास और मनोज की पत्नी रहती है। आप यहाँ से जा सकती हैं। सुनैना जी ने जब अपनी आप बीती अपनी बेटी को बताई तो बेटी को बहुत दुख हुआ, पर उसने कहा, नहीं माँ, आपके दुख आपकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। हाँ, भाई भाभी ने आपके साथ अन्याय किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर बदले में आपने भी तो मेरे साथ वैसा ही किया। आप एक बार मुझे खुल कर कह देती, क्योंकि गलत लोगों का साथ देना भी तो गलत ही होता है। यह बात आपने मुझे बचपन में सिखाई थी, पर आपने बुढ़ापे को और बेहतर बनाने के लिए आप अपनी ही सीख भूल गईं। फिर तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं आप लोगों के साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहती। ईश्वर करे आपका बुढ़ापा सुख से बीते, इतनी ही कामना कर सकती हूँ। इतना कहकर नीलू ने हाथ जोड़ लिया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।